हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सौरभ एंड वेलकम टू टुडे सेशन। मस्त ठंड का मौसम है। एक कप चाय लीजिए, कॉफ़ी लीजिए एंड आराम से बैठिए बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने डेटाबेस के सेक्शन को। अभी जस्ट हम अपने नोट जैसे ख़त्म करके आए, उतना जितना हमें रिक्वायर्ड था और इट। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे अपने डेटाबेस के सेक्शन को। एंड कई लोग होंगे जिनको डेटाबेस नहीं पता क्या होता होगा, नहीं पता उन्हें डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं, काम क्या है। तो उनकी ही कुछ क्वेरीज़ को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन लेंगे डेटाबेस के साथ एंड थोड़ा सा हम एक टूर टाइप का लेंगे हमारे मोंगोडीबी का। जी हाँ, हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली मोंगोडीबी यूज़ करने जा रहे हैं। मर्ज स्टैक का फर्स्ट जो आपका एम है ना, दैट स्टैंड फॉर मोंगोडीबी। तो हम वो सीखेंगे एंड एकदम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रखेंगे। अब ऐसा क्यों? ऑल्दो नो द आंसर बिकॉज वही लर्निंग बेस्ट होती है। बट एक और रीज़न है, जस्ट हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इस रीज़न को भी। आज की जो वीडियो है बेसिकली वो हमारी इस डेटाबेस सेक्शन की फर्स्ट वीडियो है एंड हम एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे हमारे डेटाबेस का। अब तक हम काफ़ी चीज़ों में आगे बढ़ चुके हैं। हमने HTML कर ली है, CSS कर ली है, JS भी कंप्लीट कर ली है, नोट JS भी कर ली है एंड नाउ टुडे इट्स टाइम टू स्टार्ट अवर MongoDB। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको भी विजिबल हो। एंड चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। आज हमारा यही पूरा गोल है, समझना कि डेटाबेस होते क्या हैं। तो एक सिंपल सी बात समझो आप। अब तक आपने इतनी सारी वेबसाइट्स बिल्ड करी, एक स्टैटिक वेबसाइट भी बिल्ड करी, डायनेमिक भी करी, एनिमेशंस थे, सब कुछ था। बट एक चीज़ की कमी नहीं लगी भाई, अब ना डेटा कहीं जा रहा, ना डेटा हम ले रहे। हम फॉर्म सबमिट कर रहे, वो कहीं सबमिट ही नहीं हो रहा। वैल्यूज़ बस हम अपने पास तक रख पा रहे हैं एंड एक मतलब एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। दैट्स बिकॉज कि हमारी वेबसाइट किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं थी। मीन्स कहीं पे भी हम अपने डेटा को स्टोर नहीं कर रहे थे, रिट्रीव नहीं कर रहे थे, उसको डेटा को मैनेज नहीं कर रहे थे। तो हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ना, डेटा को स्टोर करने की, मैनेज करने की, इसको मैनिपुलेट करने की, रिट्रीव करने की, ये सब हैंडल करता है हमारा डेटाबेस वाला पार्ट। ओके। तो अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज वे टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा एफिशिएंटली। तो डेटाबेस बेसिकली आपका एक ऑर्गेनाइज तरीका है जिसके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर करते हो, उस डेटा को मैनेज करते हो, डेटा को रिट्रीव करते हो ऑन द कंडीशंस एंड अपने डेटा को ना एफिशिएंटली हैंडल कर रहे होते हो। अब आपके जो वेब एप्लीकेशंस हैं या फिर आपके APIs जो हैं या कोई और भी मोबाइल ऐप हो गया, वो सब डेटाबेस को यूज़ करते हैं इस काम के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। वो डेटा कुछ भी हो सकता है। वो डेटा आपकी डिटेल्स हो सकती हैं, आपकी यूज़र इन्फो हो सकता है, आपका प्रोफाइल का डिटेल्स हो सकता है, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आप कितना विजिट करते हो एंड मैनी मोर थिंग्स। तो जो भी डेटा आपसे रिलेटेड है वो डेटा हर एक वेब एप्लीकेशन, हर एक मोबाइल ऐप स्टोर करता है अपने डेटाबेस के अंदर एंड उसके बेसिस पे वो कुछ परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को एंड कुछ क्या कहते हैं उसको, कुछ इन्फॉर्मेशंस निकालता है आपको लेके। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत बार आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दिखाई जा रही है। तो क्यों होता है? बिकॉज जो भी आप चीज़ों को देख रहे हो कहीं डेटाबेस में स्टोर हो रही है, उस डेटाबेस पे कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स रन हो रही हैं, आपके इंटरेस्ट को थोड़ा सा जाना जा रहा है कि आपको किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, देन वही चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट आपको शो करा जा रहा है। तो ये सब एक डेटाबेस का ही पार्ट होता है बेसिकली, कि किस तरीके से आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, यूज़र के डेटा के उस पार्ट को कैसे आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आप कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हो, एफिशिएंटली रिट्रीव कर रहे हो। दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर डेटाबेस। तो अब तक आपको आई होप ये क्वेरी क्लियर हो चुकी होगी कि डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या है। बिकॉज फॉर अ परसिस्टेंट स्टोरेज, लाइक देखो हमारे सिस्टम के अंदर रैम होती है। तो वो रैम सब डेटा रखती है कि आपने कौन सा ऐप खोल रखा है, आपने किस ऐप में अभी कितनी मेमोरी दे रखी है, कितनी मेमोरी कंज्यूम हो रही है। बट दैट थिंग्स आर बेसिकली टेम्पररी। जैसे आपका पावर ऑफ होगा या फिर सिस्टम में से हटा तो रैम खाली हो जाएगी, है ना। एंड दीज थिंग्स गॉट ख़त्म, कहीं नहीं मिलने वाली आपको। तो एक टेम्पररी बेसिस से हट के जब हमें परमानेंट डेटा को स्टोर करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम डेटा बेसिस यूज़ कर रहे होते हैं। ओके। तो द फर्स्ट थिंग इज फॉर यूजिंग परसिस्टेंट स्टोरेज वी यूज डेटा बेसिस एंड फास्ट रिट्रीवल। यूजिंग डेटा बेसिस वी कैन राइट क्वेरीज एंड हम क्विकली अपने जो डेटा है, अपने जो इंटरेस्ट का डेटा है उसको हम फैच कर सकते हैं एंड डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग क्वेरीज। और एक डेटा बेसिस के अंदर हम क्वेरीज बेसिकली लिख रहे होते हैं। एंड द अनदर थिंग इज फॉर स्केलेबिलिटी। मीन्स एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को, एक बिग चंक ऑफ डेटा को, जस्ट मिनट,
लेट मी प्लग माई माइक या। सो एक बिग चंक ऑफ डेटा को जब हमें स्टोर करना होता है तो उसके लिए हमारे पास यूज केस में आता है डेटाबेस। डेटाबेस कोई भी हो सकता है, सीक्वल डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस, बट या वो डेटाबेस से हमको एक एफिशिएंट वे मिल रहा होता है अपने डेटा को यूज़ करने का, एक्सेस करने का, रिट्रीव करने का। बिकॉज देखो, आज से कुछ टाइम पहले जब हमारे पास ये सिस्टम नहीं था डेटाबेस का, तब डेटा कैसे स्टोर होता था? कॉपी पेन के ऊपर, है ना। लाइक आपने देखा कि स्कूल में रजिस्टर्स होते थे आपके, जहाँ पे आपकी अटेंडेंस मार्क होती थी। बट वो चीज़ें धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी। नाउ द थिंग्स कम ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपकी एक अटेंडेंस लग रही होती है, वो कहीं स्टोर हो रही होती है डेटाबेस के अंदर। जब भी आपको कहीं की डेटाबेस की, मतलब कभी भी आपको चाहिए कि आपको इस दिन आए थे या नहीं आए थे, तो वो आप पर्टिकुलर डे पे अपने अटेंडेंस को रिट्रीव कर सकते हो फ्रॉम डेटाबेस, है ना। तो अब चीज़ें सेंट्रलाइज हो चुकी हैं। अब देखो, पहले क्या था कि एक रजिस्टर है, अब वो एक ही सब पे चलेगा, है ना। अभी भी क्या है, डेटाबेस एक ही है, सब पे चलेगा। बट द थिंग इज कि सब अपने अपने एंड से उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथेंटिसिटी, अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी, दैट्स थिंग। ठीक है। अनदर थिंग इज डेटा की इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। आप इंटीग्रिटी मीन्स बेसिकली देखो, आप अपना डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हो। आपके पास देखो, कई बार क्या होता है, मेरे पास बहुत सारा डेटा होता है ना। तो आपको एक बेसिकली क्या चाहिए होता है कि डेटा आप एक साथ रखो ना, बट फिर भी एक साथ एक्सेस कर पाओ बेसिकली। ठीक है। मतलब एक सेफ स्टोरेज रहे आपकी, अलग अलग डेटा बेसिस में आपका चंक्स में डेटा पड़ा है, जिससे कि ना एक फास्ट रिट्रीवल हो पाता है, फास्ट उस चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाते हो, हर थिंग। एक सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली इशू आता है। इशू तो नहीं कहूँगा, जो इसकी प्लस पॉइंट है कि कंट्रोल्ड एक्सेस मीन्स आप डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी रख सकते हो कि भाई ये अथॉरिटी का जो है इतने डेटा का एक्सेस है, एंड इससे एक लेवल अप वाली का इतना इतना इतना, एंड दैट पर्सन इज द होल किंग ऑफ द सर्वर, एंड इसके पास सब कुछ डेटा है। तो ये जो सेफ स्टोरेज को इंश्योर करना, जो कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करता है ना हमारा डेटाबेस, यही इसके कुछ फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। एंड एक मल्टी यूज़र एक्सेस भी है, कि पहले क्या सीन था, वो जो एक रजिस्टर है एक बार में एक पर्सन यूज़ कर सकता है ना, अटेंडेंस वाला। बट नाउ वो ऐप जो है सबके पास है, आपके टीचर के पास भी है, आपके प्रिंसिपल के पास भी है, उससे एक लेवल ऊपर अथॉरिटी के पास भी है। तो सब उस डेटा को एक साथ यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल यूज़र एक चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, है ना। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि अलाउ मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस एंड मॉडिफाई डेटा साइमल्टेनियसली। एक बार में आप सब कुछ कर सकते हो। दिस आर द प्लस पॉइंट ऑफ योर डेटाबेसेस। अब बिफोर कमिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट, हम एक डायग्राम समझते हैं। आओ, जस्ट अ मिनट, विच डायग्राम या। अब तक क्या हो रहा था बेसिकली, ये हमने फ्रंट एंड पढ़ लिया, है ना। फ्रंट एंड पे क्या होता है भाई, ठीक है, ब्राउजर है आपका, वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा आपके सर्वर को किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट पे। देन सर्वर क्या कर रहा होगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेगा, क्वेरी को लेगा, देन वो कॉन्टैक्ट करेगा आपके डेटाबेस के साथ, एंड उस क्वेरी के बेस पे डेटाबेस से वैल्यू लेगा, डेटाबेस वापस रिटर्न करेगा सर्वर के पास, एंड सर्वर उसको भेज देगा फ्रंट एंड पे। अब तक हमने ये देखा था ना, बिल्कुल। बट ये तो तब तक का था जब तक हम फ्रंट एंड की बात कर रहे थे। अब हम डिटेल में बात करेंगे डेटाबेसेस की। तो डेटाबेसेस के अंदर सर्वर एंड डेटाबेस डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। जी हाँ, बिकॉज डेटाबेस आपकी समझता है सिर्फ क्वेरीज, है ना। बट सर्वर में जो रिक्वेस्ट आएगा वो एक कोड की फॉर्म में आ रहा होगा। तो उस कोड को एक क्वेरी में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, वो हमारे ओ कर रहे होते हैं। और इट बेसिकली ओ आपके ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होती है। आप मोंगोडीबी के अंदर जो पर्टिकुलर ओ यूज़ कर रहे होंगे वो मोंगूज होता है। बट दैट्स नॉट द थिंग कि यही एक है, नहीं, और भी है। प्रिज्मा हो गया आपका, ड्रिजल हो गया, एक्सेट्रा, देर आर मैनी। ओके। एंड डेटाबेस जो है, हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर मोंगोडीबी पहले सीखे होंगे, जो कि आपको एक नो सिक्वल बेस्ड डेटाबेस है। नो सिक्वल क्या होता है, अभी हम उस पर थोड़ी देर में आएंगे। बट दैट्स द होल फ्लो, कि इस बार क्या होगा, फ्रंट एंड ने जब रिक्वेस्ट भेजी तो वो रिक्वेस्ट पहले सर्वर के पास जाएगी, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एनालिसिस करेगा, प्रोसेस करेगा, देन वो भेजेगा ओ के पास। ओ उस क्वेरी में कन्वर्ट कर देगा उस रिक्वेस्ट को। देन वो क्वेरी जो है, वो क्वेरी पूछी जाएगी आपके डेटाबेस से। अकॉर्डिंग टू दैट क्वेरी, डेटाबेस आपको कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा देगा। वो सेट ऑफ डेटा वापस ओ के थ्रू जाएगा, एक कोड की फॉर्म में आपको मिल रहा होगा आपके सर्वर के पास, सर्वर उसको रिसेंड कर देगा आपके ब्राउजर को। क्योंकि बेसिकली जो डेटाबेस के अंदर चीज़ें स्टोर हो रही होती है, तो जो मोंगो डीबी सीखने वाले हैं, तो इसमें बीसन फॉर्मेट में डेटा सेव हो रहा होता है, मीन्स बाइनरी जेसन। तो वापस से वो बाइनरी जेसन आपको एक प्रॉपर वे में शो, वो ओ कर देता है काम आपके लिए। ओ कौन सा, मोंगूज। और इट ओके, एक कितना आई होप आपको आइडिया हुआ होगा कैसे चीज़ें फ्लो कर रही हैं यहाँ पे। अब तक सीन में आपका ओ नहीं था, बट नाउ द ओ इज देयर इन द सीन। समझना पड़ेगा, भी आएंगे इसके ऊपर भी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, कितने तरीके के डेटाबेस होते हैं। तो जनरली हमारे
दो तरीके के होते हैं, बट देर आर मैनी मोर ऑल्सो, लाइक ग्राफ डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस, देर आर प्लेंटी ऑफ डेटाबेसेस, एंड अभी उनकी रेस लगी पड़ी है, कौन आगे कौन पीछे वाला सीन है। बट अभी हमारा जो मेजर फोकस है वो दो तरीके के डेटाबेसेस के ऊपर है, एक सीक्वल डेटाबेसेस, एक नो सीक्वल डेटाबेसेस। कई लोग होंगे जिन्होंने कहीं अपने स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर सीक्वल डेटाबेसेस को पढ़ रखा होगा। सीक्वल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जहाँ पे नो सीक्वल स्टैंड फॉर नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या नो सीक्वल लिटरली मीन्स नॉट ओनली सीक्वल। और ठीक बात। अब हमें ना पहले इन दोनों का जो डिफरेंस जानना पड़ेगा। तो जो आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं, वो आपके रिलेशनल डेटाबेस होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मीन्स कि उनके जो कंटेंट होता है उनके ऊपर रिलेशन बैठा होता है। कैसे बैठा होता है? बिकॉज देखो, जो आपका सीक्वल डेटाबेसेस है वो ना आपके टेबल फॉर्म के अंदर होते हैं, टेबलर स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। अब टेबलर स्ट्रक्चर मीन्स कि यहाँ पे रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, तो एक रिलेशन बैठा होता है कि कोई मतलब समझ देखेगा ना उस डेटाबेस को तो ईजिली समझ पाएगा कि ठीक है यहाँ पे किस बारे में क्या बात हो रही है एक्चुअली, क्योंकि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स्ड स्कीमा होता है यहाँ पे। ओके। बट वहीं पे नो सिक्वल की बात करें तो वो आपका एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। मतलब उसके अंदर हम डेटा को अपनी टेबुलर मेथड में स्टोर नहीं कर रहे होते, हम उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, की वैल्यू कह लो, या फिर एक ग्राफ फॉर्मेट के अंदर एक कॉलम बेस्ड अप्रोच में चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है कि सीक्वल डेटाबेसेस में आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है, नो सीक्वल आपका नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होता है। जहाँ पे सीक्वल के अंदर हम एक टेबुलर मेथड में टेबल फॉर्म के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, वहीं पे नो सीक्वल के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर, डॉक्यूमेंट बेसिकली आपका जो कोड होता है वो इनकी वैल्यू पेयर कह लो, या ग्राफ कह लो, या फिर आप कह लो कि कॉलम बेस्ड अप्रोच में डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। अब दूसरा होता है स्कीमा। स्कीमा बेसिकली क्या होता है ना कि देखो, स्कीमा इज जस्ट स्ट्रक्चर आप कह लो। देखो, जब भी आप एक डेटाबेस बनाओगे आप कुछ चीज़ें रखोगे कि भाई ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट के बारे में डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, बस आईडी होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, स्कूल का नाम, पेरेंट्स नेम, ऑल दीज थिंग हैव टू बी देयर। या तो एक स्कीमा बिल्ड करते हैं कि ठीक है ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, ये यहाँ पे होगा, एक स्ट्रक्चर कह लो बेसिकली। तो वो स्ट्रक्चर ना हम सीक्वल में पहले से डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा, तो चीज़ें इस चीज़ों में इंसर्ट हो जाएंगी, इस अकॉर्डिंग हो रही होंगी। वहीं पे जो आपका नो सीक्वल है ना, उसमें कोई भी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, वो आपका फ्लेक्सिबल होता है, एक फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है, एक डायनेमिक स्कीमा होता है। बट या एंड द अनदर पॉइंट देयर इज फॉर स्केलेबिलिटी। मीन्स कि देखो, स्केलेबिलिटी की जब आप डेटा को इंसर्ट करोगे तो आपका डेटाबेस फैलेगा। तो देखो, जब हमने एक सीक्वल डेटाबेस बना रखा है तो उसमें कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड होंगी कि भाई नेम चाहिए, कॉलम चाहिए, नेम चाहिए। तो अब चीज़ें ना वर्टिकली एक्सपेंड हो रही होंगी डेटा जब इंसर्ट हो रहा होगा। बट वहीं पे जो आपका नो सीक्वल है वहाँ पे तो कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है नहीं, वहाँ पे हम कॉलम के अंदर चीज़ें इंसर्ट करें। कॉलम मीन्स इस तरीके से, तो जब चीज़ें इंसर्ट होंगी तो आपका हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेच आएगा बेसिकली। ठीक है, तो यही बात है कि नो सीक्वल के अंदर आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो रही होती है, वहीं पे वर्टिकली स्केलिंग हो रही होती है आपकी सीक्वल डेटाबेसिस के अंदर। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड अब देखते हैं कि भाई यूटिलिटी बेस्ट किस चीज़ के लिए है। देखो, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखनी है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फिल्टर लगाने एक तरीके से, या फिर आपको स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करवाना है, नो डाउट यू कैन गो फॉर सीक्वल डेटाबेसेस। वहीं पे जब आपको बहुत हाई स्पीड रिट्रीवल चाहिए, हाई स्पीड रीड एंड राइट चाहिए आपको, या फिर एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए, यू कैन गो फॉर मोंगोडीबी। अब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई एक बेस्ट है, नॉट। ये बात मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि टेक इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी बेस्ट, कुछ भी वर्स्ट नहीं होता। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द यूज केसेस। अगर आपको एक स्ट्रक्चर डेटाबेस चाहिए, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखनी है अगर आपको, यू कैन गो विद सीक्वल। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरी रीड राइट स्पीड बहुत फास्ट हो और डेटा ना अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर हो, यू कैन गो विथ योर नो सीक्वल डेटाबेसेस। कुछ एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको सीक्वल डेटाबेसेस के, तो माई सीक्वल जो आपका ओरेकल का है, पोस्टग्रेस सीक्वल एंड सीक्वल सर्वर, और सीक्वल लाइट भी आपका सीक्वल के अंदर ही आता है। वहीं पे अगर मैं नो सीक्वल के आपको एग्जांपल्स दूँ तो मोंगोडीबी जो हम इस सीरीज में सीखने वाले हैं, रेडिस हो गया आपका, एंड फायरबेस, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके नो सीक्वल डेटाबेसेस की। थोड़ा मैं अगर आपको स्पेसिफिक होकर बताऊँ मोंगोडीबी के बारे में, तो मोंगोडीबी इज़ अ नो सीक्वल डेटाबेस। इसका मतलब ये है कि ये ना कोई ट्रेडिशनल आपका टेबल बेस्ड डेटा अप्रोच फॉलो नहीं करता। ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबल जेसन फॉर्मेट्स, लाइक जेसन के अंदर आपको स्टोर करेगा डेटा को, नॉट प्योरली जेसन, इट्स बी जेसन, लाइक बाइनरी जेसन, है ना। ओके, तो ठीक है, इतनी समझ में आई आपको, आई होप। अब बात एक्चुअली ये आती है कि किस तरीके से जो आपका डेटाबेस है वो डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है अपने इंटरनली। तो ना जो डेटाबेस होता है आपका वो डिफरेंट डिफरेंट इंजन्स यूज़ करता है, स्टोरेज इंजन्स यूज़ करता है डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। जैसे अगर मैं सीक्वल डेटाबेस की बात करूँ,
लाइक एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो माई सीक्वल, पोस्ट के सीक्वल, सीक्वल लाइट, ये सब ना टेबल्स यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इंडेक्सेस यूज़ करते हैं और ना एक रिलेशन बिठाते हैं आपके डेटा के अंदर जिससे कि वो ऑर्गेनाइज होता है। अब रिलेशन कैसे बिठाते हैं और समझते देखो, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है MongoDB की। यू कैन गो देयर एंड सर्च फॉर MongoDB डॉक्यूमेंटेशन फॉर नो सीक्वल वर्सेस सीक्वल। यहाँ बड़े प्यारे तरीके से समझा रखा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है। सीक्वल क्या होता है बता रखा है मैंने आपको। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है कि इज़ अ डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज इन अ कंसिस्टेंट प्री डिफाइंड फॉर्मेट। मीन्स पहले से मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, आपको उसी में स्टोर करना चीज़ों को। राइट। एंड सीक्वल डेटाबेस रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन बेसिकली क्या है कि ना, ये आपका सिंपल है। आपने एक कस्टमर टेबल बना दी, उसमें कस्टमर आईडी डाल दी, कस्टमर की DOB डाल दी, ऑर्डर आईडी और एड्रेस आईडी। तो क्या होगा ना कि देखो अब मैं बस ये 4 चीज़ें ही फिल कर सकता हूँ अपने रेगुलर डेटाबेस के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। कस्टमर आईडी है तो वही डालो यहाँ पे कस्टमर की DOB ही आएगी, यहाँ पे उसकी ऑर्डर आईडी एंड एड्रेस आईडी आएगी। तो एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई ये ढांचा है, वो इसमें वैल्यू इंसर्ट करो करस्पॉन्डिंग टू द फील्ड। अगर कस्टमर आईडी है तो यहाँ पे कस्टमर आईडी डालो। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होगी भैया कि भाई इनके अलावा डेटा नहीं ऐड कर सकता। ओके। अब रिलेशन कैसे बैठता है कि अगर मैं आप कस्टमर आईडी 1 डाल देता हूँ, नाम उसका DOB कुछ डाल देता हूँ, ऑर्डर आईडी कुछ भी डाल देता हूँ, तो इस 1 के थ्रू मैं इन तीनों को एक्सेस कर सकता हूँ। एक रिलेशन बैठ गया ना कि भाई ऑर्डर आईडी 1 जो है उसकी DOB ये है, उसका आईडी ये है, उसका एड्रेस आईडी ये है। तो एक रिलेशन ऐसे बैठता है। अनदर थिंग इसकी कैसे हम यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी के बेसिस पे इन तीनों चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा हूँ ना, वैसे मैं क्या करूँगा, देखो ऑर्डर आईडी इस वाले के अंदर भी है, ऑर्डर आईडी यहाँ पे भी है। तो मैं फॉरेन की एंड प्राइमरी की कंसेप्ट यूज़ करके इन दोनों कनेक्ट कर सकता हूँ एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर आईडी मैं इस वाली टेबल से भी डेटा को फैच कर सकता हूँ। सेम एज एड्रेस के थ्रू मैं इस वाली टेबल को यूज़ कर सकता हूँ एंड इस ऑर्डर आईडी के थ्रू मैं इस प्रोडक्ट आईडी को एक्सेस कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट आईडी के थ्रू मैं इस प्रोडक्ट टेबल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक पूरा का पूरा वेब बना दिया, एक जाला बना दिया जो कि पूरा का पूरा कनेक्टेड है एंड आप चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हो। यही फ़ायदा है RDBMS का यूज़ करने का, मीन्स एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने का। ओके। तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ओरेकल का MySQL आपका हो गया, RDBMS, PostgreSQL, MS SQL, SQLite, ये सब। एंड फिर आपका आता है NoSQL, नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, NoSQL। ओके। इसका भी एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, JSON फॉर्मेट में चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं। एक बहुत फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है, ना कि टेबल फॉर्मेट, है ना। तो ये आप पढ़िएगा। एक बात कभी कर देता हूँ मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ आपको यहीं पे। कहाँ करना चाहिए इसका लिंक प्रोवाइड, तो यहाँ पे जाते हैं। एक टेबल तो यहाँ कर नहीं सकते ऐड, कोई बात नहीं, चलो आप सिंपली सर्च कर सकते हो सीक्वल वर्सेस NoSQL MongoDB, यू विल गेट दैट डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीटली। यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। देखो ये वर्टिकल स्केलिंग होती है, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। वर्टिकल स्केलिंग बेसिकली आपके सीक्वल के अंदर हो रही होती है, बिकॉज उसमें देखो डेटा तो फिक्स, उसमें स्ट्रक्चर तो फिक्स है, आप डेटा भर सकते हो। मतलब डेटा आपका ऐसे एक्सपेंड हो रहा होगा। यहीं पे NoSQL ऐसे फैलता है बिकॉज ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ नॉट अ फिक्स्ड स्कीमा बेसिकली। ठीक बात, ये बात थी आपकी। एंड टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज़ होती हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप आके पढ़िएगा इनको, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, इतना तो हमने क्लियर कर लिया। अभी हम आगे चलते हैं कि कैसे स्टोर करता है ना। हाँ, NoSQL कैसे करता है, MongoDB जैसा डेटाबेस, वो ना आपके डेटा को एज ए डॉक्यूमेंट स्टोर करता है। JSON फॉर्मेट होता है ना, उसी फॉर्म में स्टोर करता है, जिससे कि ना हम बहुत ईजिली उसको यूज़ कर पाते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब हमने इतनी तगड़ी कमांड हासिल कर रखी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो बड़ा इजी होगा हमारे लिए इसको समझना। बिल्कुल सही बात है। और यही मैंने कहा था आपको एक्चुअली कि MongoDB क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज MongoDB एक प्योरली JSON ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रही होती है ना। अभी हम देखेंगे भी उसको आगे। तो JSON फॉर्मेट मीन्स ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट तो हमारी कमांड है ही। MongoDB को सीखने के लिए ना, CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, CRUD ऑपरेशंस बेसिकली मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस। डेटा के साथ क्या कर सकते हो, डेटा को आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर रीड कर सकते हो, या अपडेट कर सकते हो, या डिलीट कर सकते हो। तो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ना हमको कुछ अलग चीज़ें सीखनी नहीं पड़ेंगी, जो हमारी जावास्क्रिप्ट की प्रायर नॉलेज है हम उससे ही कर पाएंगे। दैट्स वाई MongoDB काफ़ी एक ईजी स्टेप था हमारे लिए डेटाबेस के अंदर एंटर करने का, क्योंकि हमें JSON आती है, हमें जावास्क्रिप्ट आती है, हम इजीली कर लेंगे उसको। बाकी जो एग्रीगेट पाइपलाइंस हैं उनको हम अलग से कर लेंगे, उसको दिक्कत नहीं। बट हाँ, इतना ठीक है कि हाँ, जो MongoDB है वो JS के काफ़ी करीब है, तो JS हमें आती है तो हम इसको ईजिली कर लेंगे। दैट्स वाई मैंने MongoDB चुना यहाँ पे। एंड इंडेक्सेस जो होती हैं आपकी, उसके थ्रू हम बहुत क्विकली चीज़ों को फाइंड कर पाते हैं। आपका एप्लीकेशंस इंश्योर डेटा इज़ बैक्ड अप अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। जी हाँ, आपको जो एक ही डेटा होगा वो मल्टीपल सर्वर्स पर रखा होगा। तो क्या होगा कि अगर एक सर्वर बंद हो गया तो कोई नहीं, दूसरे में तो डेटा है ही। क्योंकि देखो, अगर मैं पहले वाला एग्जांपल दूँ आपको टीचर्स जैसे आपके थे, उसके पास एक रजिस्टर होता था जिसमें सारा डेटा होता था,
अटेंडेंस का, अगर वो गायब हो गया या वो खो गया तो सब खत्म। बट जो आपका डेटा बेसिस आए उसमें क्या होता है, एक ही डेटा के रेप्लिकेशंस बहुत सारे सर्वर्स पे होंगे, तो अगर एक सर्वर डाउन भी हो गया तो उस डेटा का एक्सेस हम बाकी सर्वर से ले सकते हैं, है ना। बिल्कुल। अनदर थिंग इज शार्डिंग डिस्ट्रीब्यूट्स डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। शार्डिंग में क्या होता है बेसिकली, देखो शेडिंग कह लो, शार्डिंग कह लो, इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अलग अलग सर्वर्स में, मतलब चंक्स में जो है आपका डेटा अलग अलग सर्वर में होगा, जिससे कि किसी भी एक सर्वर के ऊपर लोड ना पड़े। डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एंड जिसकी ज़रूरत होगी उस सर्वर से जाकर डेटा को ले लिया जाएगा। तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन है परफॉर्मेंस में आपकी बेसिकली। एक बात, ये बात अब हमने ठीक है समझ लिया कि डेटाबेस क्या होता है, क्यों रिक्वायर्ड है, डेटाबेस के टाइप्स कितने कितने हैं, डेटाबेस कैसे एक्चुअली विजुअलाइजेशन क्या थी, ORM क्या होता है। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं अपने मोंगोडीबी का, कि हम NoSQL के अंदर मोंगोडीबी को ही क्यों सीख रहे हैं। द आंसर इज बेसिकली कि MongoDB is a document-based, not only SQL database that stores data in JSON format. ओके, अब JSON भी ना कहें इसको, हम प्रॉपरली BSON फॉर्मेट कहेंगे, बिकॉज बाइनरी JSON के अंदर वो स्टोर करता है चीज़ों को, एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड स्पीड। दैट्स द रीज़न कि MongoDB आपका एक डॉक्यूमेंट बेस्ड NoSQL डेटाबेस है, तो डेटा को ना JSON लाइक फॉर्मेट लाइक BSON में स्टोर करता है, और ये बहुत फ्लेक्सिबल है, फास्ट है एंड स्केलेबल है। दैट्स वाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर MongoDB। एंड MongoDB एंड SQL में क्या फ़र्क है, वही फ़र्क जो NoSQL एंड SQL में था, मतलब MongoDB डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करता है, JSON कह लो, BSON कह लो, वहीं पे SQL टेबल्स में करता है ना। टेबल के अंदर आपकी रोज कॉलम्स होती हैं जो कि एक फिक्स्ड स्कीमा प्रोवाइड करती हैं आपको, वहीं पे स्कीमा जो होता है JSON या फिर आप कह लो MongoDB का, वो आपका डायनेमिक होता है। एंड इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा इनटू टेबल्स, आपका जो JSON फॉर्मेट बेसिकली डॉक्यूमेंट कहते हैं उसको, MongoDB डॉक्यूमेंट में स्टोर करता है, SQL टेबल में करता है। MongoDB के पास डायनेमिक स्कीमा होता है, यहीं पर SQL के पास फिक्स्ड स्कीमा होता है। स्केलेबिलिटी MongoDB की हॉरिजॉन्टली होगी, वहीं पर SQL की वर्टिकली होगी। एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि MongoDB के अंदर जॉइंस नहीं होते, जॉइंस नहीं होते, वो एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं। मैं डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर देगा, वहीं पर SQL डेटाबेसेस के अंदर वहाँ पे जॉइंस होते हैं। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, वहाँ पर लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, यूनियंस होते थे, जिसकी मदद से ना आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हो एक साथ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, जैसे हम टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। एंड यूज़ केसेस अगर मैं बताऊँ आपको यूज़ केसेस, तो MongoDB का यूज़ केस कहाँ पे है, यहाँ पे आपको रियल टाइम एप्लीकेशंस बिल्ड करनी है, यहाँ पे आपको स्केलेबिलिटी चाहिए, यहाँ पे SQL का जब आपको स्ट्रक्चर डेटा चाहिए कि भाई एक फिक्स डेटा है यही चाहिए मेरे को बस। इन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जब आपको लिखनी है, ज़्यादा ही फिल्टर लगाने हैं आपको डेटा को रिट्रीव करते वक्त, तो यू कैन गो विथ योर SQL डेटाबेसेस। आप कुछ की कंसेप्ट, कुछ कीवर्ड्स आप समझ लो MongoDB के जो आपको जानने चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। तीन बेसिकली है डेटाबेस। डेटाबेस आपका होता है टॉप लेवल हायरार्की, मतलब एवरीथिंग कम्स अंडर दिस। ये कंटेनर होता है आपके कलेक्शंस का। कलेक्शंस क्या होते हैं, कलेक्शन आपके ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना। अब डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट आपका जेसन लाइक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपका डॉक्यूमेंट है ना। अब मल्टीपल डॉक्यूमेंट जब आएंगे तो कलेक्शन बन जाएगा, जब मल्टीपल कलेक्शंस होंगे तो वो आपका डेटाबेस होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बता भी रखा है, डेटाबेस इज लाइक अ बिग स्टोरेज बॉक्स, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं आपके, जो कि आपके क्या होंगे, मल्टीपल फोल्डर्स आपके कलेक्शन होंगे। अब एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, एक फाइल इन द फोल्डर। अगर मैं और स्पेसिफिक बताऊँ आपको तो जैसे सोचो, देखो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आपका डेटाबेस है, ठीक है। बट उसके पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं, तो उस लाइब्रेरी के अंदर कलेक्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्शंस लाइक साइंस बुक सेक्शन, मैथ बुक सेक्शन, आर्ट बुक सेक्शंस, ऐसे। तो हर एक सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, कलेक्शन, क्योंकि उसके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, बिल्कुल सी बात। तो हर एक सेक्शन के पास पर्टिकुलर बुक होगी ना, लाइक science.txt, math.txt, ऐसे ऐसे बुक्स होंगी। तो जो बुक्स होंगी वो डॉक्यूमेंट कहलाएंगी। यहाँ पे एक्चुअल डेटा आपका स्टोर्ड है, यहाँ पे एक्चुअल डेटा आपका स्टोर्ड है। जब एक्चुअल डेटा जो मेरा स्टोर है वो होता है डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर, और डॉक्यूमेंट किसके अंदर होते हैं, कलेक्शन के अंदर। कलेक्शंस कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। तो ये आपकी पूरी की पूरी हायरार्की होती है। अब MongoDB कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर बहुत यूज़ करते हैं इसको। यहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्ट की डिटेल, यूज़र की डिटेल, कार्ट, ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर रियल टाइम जब आपको मतलब पे चाहिए होती है ना, पोस्ट कमेंट लाइक ये सब स्टोर करने के लिए, गो विथ योर NoSQL MongoDB डेटाबेस। बहुत आउट परफॉर्म करता है वहाँ पे। हाँ, एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर जब आपको ना बहुत बेसिक एप्लीकेशन बनानी होती है, लाइक ब्लॉग एप्लीकेशंस, ठीक है, जहाँ पे आपको ऑथराइजेशन,
ऑथर्स के बारे में लिखना है, आपको कैटेगराइजेशन करनी है पर पर्टिकुलरली लाइक एक ब्लॉग पोस्ट नहीं होता वैसे था, लेकिन गो विथ MongoDB बड़ा जनरल यूज़ केस है तो इसका। एंड IoT एंड बिग डेटा एप्लीकेशंस के लिए भी काफ़ी ही ये ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर पाता है। तो डेटा स्टोर ही डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में करता है, ऐसे वो टेबल रोज नहीं है यहाँ पे, तो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ना आपके सेंसर से ले सकता है। तो जस्ट जो भी सेंसर सेंस कर रहा है वो रख लेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना सेंसर किस वैल्यू को ले रहा है किसको नहीं ले पा रहा। तो एक बढ़िया चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि एक फिक्स्ड स्कीमा नहीं है, जो भी चीज़ मिल रख लो, जो काम की उसको यूज़ कर लो, वाला सीन है। ठीक, ये बात होगी। अब जो मैंने लास्ट में एक डायग्राम देखा था कि कैसे आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वर उनको हैंडल कर रहा है, क्वेरीज में कन्वर्ट कर रहा है, क्वेरी डेटाबेस पढ़ रही है, डेटाबेस क्वेरी के बेस पे आपको डेटा दे रही है, डेटा वापस ORM के थ्रू आपका रिलेशन मैपिंग के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, आपके सर्वर के पास जा रहा है, वो भेज रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है एक्चुअली, कैसे वेब एप्स, कैसे APIs डेटाबेस को यूज़ करती हैं, वो हम समझेंगे आप। ठीक है, कि डेटाबेस वर्कफ्लो होता क्या है वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो पहली बात तो फ्रंट एंड किसी में भी हो सकता है, आपका रिएक्ट हो, एंगुलर हो, व्यू में, किसी में भी ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपके बैकएंड के पास। बैकएंड आपका नोड.js हो सकता है या आपका एक्सप्रेस.js भी हो सकता है। ठीक बात, जो रिक्वेस्ट आई मेरी वो मेरी है बैकएंड के पास थ्रू नोड.js या एक्सप्रेस.js। अब बैकएंड या सर्वर कह लो, वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को करेगा प्रोसेस। ठीक बात, एंड इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ। हाँ, यहाँ पे एक बीच में कौन आता है, बीच में आता है आपका ORM, है ना, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी। बैठा फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई थ्रू नोड.js या फिर थ्रू एक्सप्रेस.js, अब बैकएंड वो इसको प्रोसेस करेगा सर्वर आपका, और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ। डेटाबेस कौन सा, MongoDB। ठीक बात, अब डेटाबेस जो है वो डेटा को रिट्रीव करेगा या अपडेट करेगा या डिलीट करेगा या क्रिएट करेगा, है ना, एज द रिक्वायरमेंट CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक बात, अब जो भी परफॉर्म करा उसने ऑपरेशन, उसके रिटर्न में कुछ रिस्पॉन्स वापस भेजेगा सर्वर के पास या फ्रंट एंड के पास डिस्प्ले कराने के लिए। तो इस तरीके से पूरा फ्लो चलता है। फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, फिर सर्वर इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ, डेटाबेस अपना काम करेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट, देन रिस्पॉन्स को वापस सेंड कर देगा टू द फ्रंट एंड। ऐसे पूरा पूरा फ्लो चलता है। और ठीक है, अब वापस अपने जो पूरा का पूरा डिस्कशन लेके आते हैं ORM के ऊपर। ये ORM होता क्या है ना, हम यूज़ काहे करते हैं, है ना। तो सिंपल टर्म्स में ORM की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो इट्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। कि ना एक टूल होता है जो हेल्प करता है हमारे डेवलपर्स को इंटरेक्ट करने में डेटाबेसेस के साथ यूजिंग कोड इंस्टेड ऑफ यूजिंग रो क्वेरीज। जैसा कि अगर कुछ लोगों ने माइसिकल पढ़ी है तो उन्हें पता होगा कि कुछ स्ट्रक्चर्ड मतलब डेटा को अगर आपको रिट्रीव करना है तो फॉर्मेट है कि अगर आपको रिट्रीव करना डेटा को तो यू विल यूज़ सेलेक्ट कमांड, अगर आपको अपडेट करना है यू विल यूज़ अपडेट कमांड, यू हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल यू विल यूज़ ऑल्टर कमांड, है ना। ऐसे ही मल्टीपल क्वेरीज होती हैं, हम कमांड की जगह क्वेरीज कहते हैं, जो कि आपका डेटाबेस समझता है। बट ये ORM होता है ना, ये क्या हेल्प करता है हमको कि हम एकदम अपना सिंपल कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये ORM उस कोड को कन्वर्ट कर देगा क्वेरीज के अंदर, देन डेटाबेस इंटरेक्ट करेगा क्वेरीज के साथ। तो हमारा जो एक स्टेप है ना क्वेरीज समझने का पढ़ने का वो हट गया, हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही मैनिपुलेट करेंगे एंड हम एफिशिएंटली कोड कर पाएंगे। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है ना। ये बात, अब ORM यूज़ क्या करना, बिकॉज इट सिंप्लीफाइज डेटाबेस इंटरेक्शन, बिकॉज हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग रो क्वेरीज हम कोड लिख रहे हैं, है ना। अब इससे क्या होगा कि एरर्स कम हो जाएंगे और डेटा काफ़ी एरर प्रॉन तरीके से हैंडल हो रहा होगा, एंड आपके जो डेटा का माइग्रेशन है स्केलिंग है वो बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज जस्ट हम कोडिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेरीज लिख रहे हैं, हमको दिक्कत नहीं है इतनी चीज़ों की, एंड हम डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ वर्क कर सकते हैं, बिकॉज कोड तो सेम है। अब अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को कन्वर्ट कर लेगा क्वेरीज के अंदर, है ना, अलग अलग डेटाबेसेस। ये बात, अब कुछ पॉपुलर ORMs जैसे मैंने बताए थे आपको कि मोंगोज है, प्रिज्मा है, ड्रिजल है। अब ये यूज़ किस चीज़ के लिए होते हैं एंड कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। तो मंगूज आपका बना MongoDB के लिए ही है और यूज़ भी उसमें ही होता है। प्रिज्मा आप SQL डेटाबेसेस के अंदर भी कर सकते हो, NoSQL के अंदर भी कर सकते हो, एंड सपोर्ट ये बेसिकली करता है आपके पोस्टग्रे को, MySQL को एंड MongoDB तीनों को। हम प्रिज्मा को भी पढ़ रहे होंगे आगे। बाकी ड्रिजल जो है आपका वो प्रॉपरली SQL डेटाबेसेस के लिए है, मतलब आपको MySQL SQLite के लिए। क्योंकि आजकल देखो सीन क्या है ना कि जो आपके NoSQL डेटाबेसेस हैं, MySQL डेटा SQL एंड NoSQL, दोनों के बीच में एक बहुत थिन लाइन है। थिन तो नहीं कहूँगा, थिक ही कहूँगा, बट हाँ, NoSQL भी आपका SQL की तरह बिहेव कर सकते हैं, SQL भी आपको NoSQL की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक, नहीं नहीं, उल्टा कह दिया मैंने।
नो सिक्वल कैन बिहेव लाइक सिक्वल बट सिक्वल कांट। तो ये कुछ है, क्योंकि देखो जो डेटा आपने स्टोर कर रखा है वो जेसन फॉर्मेट में है। ओआरएम क्या करेगा, उस जेसन फॉर्मेट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में शो कर देगा आपको एक तरीके से, मतलब क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ेंगी, आप डायरेक्टली कोड लिख सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। तो हाँ, आपको जो सीक्वल डेटाबेस की तरह शो कर सकते हो नो सीक्वल डेटाबेस को, एक्चुअली में ये पॉसिबल है। बाकी मोंगूज जो है आपका, मोंगो डीबी का जो ओआरएम है, अगर मैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दूँ आपको, तो मोंगूज हमको हेल्प करता है मैनेज करने में डेटाबेसेस को, लाइक मोंगो डीबी विद एन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग रो क्वेरीज वी विल राइट आवर कोड डायरेक्टली। एंड मोंगूज हेल्प करेगा ना आपको स्कीमा लिखने में, मॉडल बनाने में। इससे क्या होगा ना कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन जो होगी वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगी। एंड वही बात कि भाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल कमांड क्वेरी यू विल जस्ट राइट कोड, लाइक इफ आई हैव टू फाइंड समथिंग आई विल राइट डॉट फाइंड, डॉट सेव एक्सेट्रा कमांड्स आर देयर। बाकी वो जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं अपने मोंगोज का, अपने डेटाबेसेस का। इन डेप्थ भी जाएंगे आगे प्रोजेक्ट बनाते बनाते साथ में। मैंने कहा ना आपको कि हम डेटाबेस जो है मोंगो डीबी, उसको एक अलग से लेक्चर की तरह नहीं ले रहे होंगे, हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। प्रोजेक्ट बनाते बनाते ही हम पूरे क्राउड ऑपरेशन सीख लेंगे। बाकी एग्रीगेशन पाइपलाइन वगैरह हम एक अलग से लेक्चर ले लेंगे, वो वहीं क्लियर हो जाएगा। चिंता की बात नहीं, बस ट्रस्ट रखिए, थिंग्स विल बी क्लियर आउट। ओके, ये बात। बाकी ये डायग्राम समझ में आ गया आपको कि फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, एंड ओआरएम क्या करेगा, ओआरएम आपकी जो रिक्वेस्ट आई है उस कोड को कन्वर्ट कर देगा रो क्वेरीज के अंदर। देन क्वेरी विल बी गोन टूवर्ड डेटाबेस, डेटाबेस क्वेरी समझेगा, क्राउड ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको भेजेगा वापस से आपके ओआरएम के पास, ओआरएम भेज देगा सर्वर के पास, सर्वर भेज देगा आपको फ्रंट एंड के पास। ओआरएम इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हम मोंगोडीबी में यूज़ कर रहे होंगे मोंगूज, यू कैन ऑल्सो यूज़ प्रिज्मा एज वेल, बट या अभी फिलहाल के लिए मोंगूज है, बाकी बाद में देखेंगे प्रिज्मा को भी हम। समरी सिंपल क्या है, समरी सिंपल ये है कि डेटाबेसेस आपके क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। बात सिक्वल आपका स्ट्रक्चर डेटाबेस होता है जो टेबल फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहा होता है। नो सिक्वल आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो आपका डॉक्यूमेंट के बेस पे चीज़ों को स्टोर कर रहा होता है। मोंगोडीबी आपका किस चीज़ के लिए काफ़ी फास्ट है, मतलब क्यों यूज़ करना है मोंगोडीबी, बिकॉज वो फास्ट है, स्केलेबल है, एंड क्या है, जल्दी बता क्या है, ये तो पढ़ा था हमने, तो फास्ट तो है ही, स्केलेबल भी है और काफ़ी एफिशिएंट है। ठीक बात। ओके, देन वेब ऐप्स क्या है, मतलब जो वेब एप्लीकेशंस हैं, ब्राउज़र कह लो, यूज़र कह लो, वो कैसे इंटरेक्ट करता है, वही बात, रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर सर्वर प्रोसेस करेगा, ओआरएम कन्वर्ट करेगा उसको क्वेरीज में, क्वेरी जाएगी डेटाबेस के पास, डेटाबेस रिस्पॉन्स लेगा, वापस भेजेगा सर्वर के पास, सर्वर उसको डिस्प्ले कर देगा, सिंपल, मतलब फ्रंट एंड के पास भेजेगा डिस्प्ले कर देगा। वेब ऐप क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपके डेटाबेसेस के साथ यूजिंग ओआरएम्स लाइक मंगूज। मंगूज क्या करता है, आपको स्कीमा बेस्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है आपके डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे कि एक बहुत एफिशिएंट एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंटरेक्शन हो रही होती है आपके डेटाबेसेस के साथ। ठीक बात, ये बात थी, इतनी थी मतलब बातें आज की, जस्ट एक कहा था ना, चाय वाय लेके बैठिए आराम से कीजिए एंड सुनते रहिए बस। बाकी चीज़ें क्लियर आउट तो होती रहेंगी विद टाइम, कहीं ऐसा ऊपर से जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा एक बार लेक्चर देखो। बाकी अब हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं, थोड़ा मोंगो डीबी का टूर लेते हैं, समझाते हैं आपको क्या होती है, फिर आपको ये चीज़ और क्लियर होंगी। तो आप जाइए मोंगो डीबी .com पे, वहाँ पे अपना बस देखिए, थोड़ा सा पढ़िए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ। बेसिकली आपको जाना रिसोर्सेज के अंदर एंड सर्वर डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज हम अब काम कर रहे हैं एज सर्वर ना कि एज क्लाइंट। क्लाइंट वाला काम तो अपना हो गया भाई, क्लाइंट वाले काम से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्राउड ऑपरेशन देखो, ये तो हम विद इन प्रोजेक्ट ही सीख रहे होंगे सारी की सारी चीज़ें, कैसे क्रिएट ऑपरेशन होता है हमारा, डीबी डॉट कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन, एक डेटा इंसर्ट होगा, आप मैनी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, मैनी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, बेसिकली ये सब है। रीड ऑपरेशन कैसे करते हैं, डॉट फाइंड ना, देखो प्रॉपर हम जैसा कोड लिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। कलेक्शन क्या है, क्वेरी क्राइटेरिया, प्रोजेक्शन क्या करनी है, कर्सर मॉडिफाई, थिंग्स आर वेरी इजी, ट्रस्ट मी जी। अगर आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है तो ये भी बहुत इजीली निकल जाएगा अपने पूरे का पूरा। डिलीट ऑपरेशन कैसे होते हैं देखो, एकदम प्यारी आपकी ये बहुत ही डॉक्यूमेंटेशन है, आते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाकी एग्रीगेशन ऑपरेशन जो हैं हमारे, उसको हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे मोंगोज में ही, आई मीन मोंगो डीबी में ही पढ़ेंगे, बट आफ्टर द प्रोजेक्ट बिल्डिंग, है ना, एक अलग सेक्शन ले रहे होंगे पूरे का पूरा। बट या मज़ा काफ़ी आने वाला है। बट आपको करना क्या है ना, आपको एक्चुअली जाना है आज मोंगो डीबी एटलस पे, ये बात। अब देखो बिल्कुल मना ही नहीं है आपको, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपना मोंगो डीबी को अपने सर्वर के अपने पीसी के अंदर भी। बट उससे एक बेहतरीन चीज़ क्या है, अगर आप
बिगिनर हो तो आप क्यों ना इसका एक क्लाउड बेस प्लेटफॉर्म यूज़ करें, है ना। बहुत ही मस्त है। बेसिकली जाना है आपको यहीं पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, एंड आपको साइन इन वगैरह के लिए कहेगा, आप साइन इन कर लेना। बहुत ईजी है, कुछ नहीं, गूगल के साथ जाना, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आपसे हाँ एक चीज़ पूछ सकता है क्लस्टर बनाने के लिए। देखो कुछ ऐसा तो आपका मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपसे पूछा गया है कि मुझे ये बताओ क्लस्टर बनाना है, देखो मैं बताता हूँ। आपको क्लस्टर पर जाइएगा, आप मत जाना, मतलब बेसिकली आपको जो विंडो होगी ना, वहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि क्लस्टर, वेयर इज माई क्लस्टर, या कुछ ऐसी विंडो आ रही होगी आपके पास क्लस्टर वाली, ठीक। यहाँ पे ना आप फ्री सेलेक्ट कर लेना, ओके। जैसे कि ना ये एक बहुत, ये फ्री प्लेटफॉर्म है आपका। देखो अगर मैं आपको मोंगो डीबी वापस से दिखाऊँ, मोंगो डीबी .com, या ये जो आपका बेसिकली जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है मोंगो डीबी का, वो मुझे क्यों अच्छा लग रहा है। बेसिकली देखो इसकी जो प्राइसिंग है ना, हमको एक फ्री टायर मिल रहा होता है, जो कि मेरे लर्निंग पर्पज़ के लिए बेस्ट है। तो बेसिकली आपको भी मोंगो डीबी पे जाना है, साइन इन करना है, साइन अप करना है बेसिकली, एंड जस्ट नेक्स्ट 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 गूगल के साथ करिएगा। तब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। तो आपसे क्लस्टर बनाने के लिए कहेगा, तो आप ये जो फ्री वाला टायर है ना, इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेना, देन कुछ 5-6 मिनट्स वेट करिएगा, देन आपको एक अपना पूरा का पूरा चीज़ें मिल जाएगा। जो होता है नीचे आपको ना एक ऐसा सा पूरा मिल रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्लस्टर होंगे, सब कुछ होगा। तो ये बेसिकली क्या है कि दिस इज़ योर वेब बेस प्लेटफॉर्म आपके मोंगो डीबी का, जहाँ पे आप सारे अपने बैकएंड के काम करोगे, ओके। कनेक्ट करोगे अपने कोड के साथ, जो भी ऑपरेशंस वहाँ परफॉर्म करोगे उसके रिजल्ट आपको यहाँ दिख रहे होंगे, यहाँ से रिजल्ट वहाँ जा भी होंगे, है ना। तो बेसिकली इसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कैसा सा है। तो डेटाबेसेस आपके यहाँ पे हैं, क्लस्टर्स बेसिकली आपको एक क्लस्टर डिप्लॉयमेंट के लिए फ्री मिलता है, या अभी शायद से हो भी। तो उसको ही आप उसके अंदर अपने डेटाबेसेस रख रहे होंगे, उस डेटाबेस के अंदर अपने कलेक्शंस रख रहे होंगे, कलेक्शंस के अंदर अपना डेटा रख रहे होंगे। तो सारा काम इसके ऊपर चल रहा होगा आपका बेसिकली। दैन अगर आप यहाँ जाओ तो क्या कर सकते हो, आप ब्राउज कर सकते हो कलेक्शंस को, ठीक है। आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेटा मिल रहा होगा आपका, आप उन्हीं डेटा को देख सकते हो। आप चूज़ करने जाते वक्त AWS, बिकॉज इट्स एफिशिएंट बेसिकली, ओके। तो देखो ये आपको एक मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस सिर्फ एक है ना। उस डेटाबेस का नाम क्या है, सैम्पल एमफिक्स एमफ्लिक्स। ये एक डमी डेटा है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल कलेक्शंस हैं। कलेक्शन देखो, कमेंट कलेक्शन, एम्बेड मूवी कलेक्शन, मूवी सेशन, थिएटर, यूजर्स। मैं यूजर्स में जाऊँ अगर, देखो इसके कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना। तो बेसिकली क्या सीन था, देखो डॉक्यूमेंट इज़ बेसिकली योर डेटा। देखो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका ये है, सेकंड डॉक्यूमेंट आपका कुछ होगा, थर्ड डॉक्यूमेंट आपका ऐसे कुछ होगा। डॉक्यूमेंट क्या है, जेसन फॉर्मेट आपका, बी जेसन। एंड डॉक्यूमेंट का कलेक्शन क्या होगा, कलेक्शंस। एंड कलेक्शंस का कलेक्शन डेटाबेस, है ना। तो एम फ्लिक्स आपका एक डेटाबेस है। ऐसे अगर आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, है ना। लेकिन चाहो तो डेटाबेस क्रिएट करता हूँ अपने नाम का, क्या करते हैं, सौरभ। आप जो आपका क्लस्टर है, ठीक है, अंदर करिए। चलो इसको मैं एक कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली पर्सनल नाम का, ठीक है। जस्ट गिव इट टाइम। क्या करेगा, आपके उसी क्लस्टर ज़ीरो के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा जिसका नाम क्या है, सौरभ। वहाँ पे क्या होगा, एक पर्सनल नाम का आपका कलेक्शन होगा। दैट कलेक्शन मे बी कंटेन डॉक्यूमेंट, बट इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना। तो क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें इस पर। डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा हमारा, अच्छा जी देखो इंसर्ट डॉक्यूमेंट। ये है कुछ डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ। तो एक आईडी मिली है, ठीक है। अब जेसन ही तो है, जेसन तो मैं आता है मॉडिफाई करना। करते हैं इसको, आओ कोमल लगाओ, नीचे आओ, नेम कर देते हैं इसका, अच्छा ये जाएगा पूरा ऐसे, नेम कर देते हैं सौरभ, एंड मेल कर देते हैं इसकी @gmail.com, एंड दिस इज़ डन आई थिंक। अब आप 10 चार एडिटर करो, एडिटर बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट इंसर्ट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे भाई, कह रहा है कि इंसर्ट नॉट परमिटेड अनटिल डॉक्यूमेंट कंटेन एरर। तो एरर क्या है भाई, एरर आ गई ये, चलो ठीक है। अब इंसर्ट कर देते हैं इसको। तो एक डॉक्यूमेंट जो है हमारा, वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा इस कलेक्शन के अंदर जिसका नाम है पर्सनल। और ये कलेक्शन किसके अंदर है, डेटाबेस जिसका नाम है सौरभ। सौरभ इस डेटाबेस, इट कंटेन्स अ कलेक्शन नेम पर्सनल, एंड दैट
पर्सनल कलेक्शन कंटेन्स अ सिंपल डॉक्यूमेंट नेम, डॉक्यूमेंट का नेम नहीं होता बेसिकली, वो सबकी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, देखो ये हो गया। अगर आप चाहो तो इसको और चेंज कर सकते हो बेसिकली, या आप इसमें कुछ क्वेरीज लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये सब आपका बेसिकली चीज़ें हैं मोंगोडीबी की। अब एक और चीज़ समझते हैं मोंगोडीबी की, आओ, ये आपको विजिबल ना हो वो, जस्ट अ मिनट जी। तो इतना ठीक है आई थिंक, इतना। यहाँ पे ना आपको मिल रहा होता है बहुत सारे ऑप्शन, देखो एटलस सर्च, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, धीरे धीरे इस पर भी आएंगे। बाकी अब नेटवर्क एक्सेस देखो, नेटवर्क की एक्सेस क्या क्या है। अब एक तरीका होता है डेटाबेस एक्सेस। अब एक डेटाबेस के अंदर आप अकेले तो काम करोगे नहीं, मल्टीपल पीपल होंगे। तो आप अगर ओनर हो अपने डेटाबेस के, तो आप यूजर्स ऐड कर सकते हो, जिनको आप कुछ कस्टम रोल दे सकते हो कि भाई ये ओनर होगा, ये बस लिख सकता है डेटा में, ये सब बस राइट कर सकता है, ये बस रीड कर सकता है। समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा वो जो आपका डॉक्स में होता है, जो आप डॉक्स शेयर कर रहे होते हो, तो कुछ परमिशन दे रहे होते हो कि दैट हैव ओनली परमिशन टू रीड द डेटा, कमेंट द डेटा, दैट्स ऑल थिंग। वही बेसिकली यहाँ पे भी चल रहा होता है। अब एक और चीज़ होती है बड़ी मस्त यहाँ पे, वो होती है नेटवर्क एक्सेस। मीन्स देखो, एक्चुअली अगर आप वापस से उस इमेज को ध्यान में रखो जो मैंने बताई थी आपको, फ्रंट एंड बैक एंड वाली, यहाँ पे सर्वर आपका कम्युनिकेट कर रहा होता है आपकी डेटाबेस के साथ, और सर्वर का भी तो कुछ आईपी होता है। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस आपकी जो कंपनीज क्या करती है ना, कि हर आईपी एड्रेस का जो सिस्टम है या सर्वर है, वो एक्सेस नहीं कर सकता आपके डेटाबेस को। वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि ओनली दिस टाइप ऑफ दिस आईपी एड्रेस कैन एक्सेस माय डेटाबेस। तो बात क्या होती है, ये जो आईपी एड्रेस है ना आपका, एक्चुअली सिर्फ यही आईपी एड्रेस अभी मेरे इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे मैंने ये सेटिंग कर रखी है। अब अगर आप चाहते हो कि हर टाइप का डेटाबेस एक्सेस कर सके, तो एक आईपी एड्रेस होता है, टेल यू, इट्स बेसिकली 0.0.0.0-0। दिस एक्सेस लिस्ट एंट्री पोटेंशियली अलाउज एक्सेस टू ऑल आईपी फोर एड्रेस। तो क्या होगा ना कि हर आईपी एड्रेस का जो सिस्टम है वो मेरे इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। ठीक, बाकी ये एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। बेसिकली आप क्या करोगे कि जब प्रोडक्शन में डाल रहे होगे, तो आप क्या करना, आप अपने लैपटॉप का, अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यहाँ पे इंसर्ट करना, जिससे कि सिर्फ आप चेंजेस कर पाओ अपने डेटाबेस के ऊपर। बाकी 0.0.0, इससे क्या होगा ना कि हर कोई बंदा आपके डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा एंड चेंजेस कर पाएगा। तो अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रख के आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑल्टर करिएगा। बाकी आप इसे डिलीट कर दीजिए, मेरे जो डमी डेटाबेस के साथ आया था, तो मेरा ये है। मैं चाहूँ तो इसमें अपना भी डाल सकता हूँ जो मेरा आईपी एड्रेस है, एंड दीज ऑल थिंग्स। बाकी डेटाबेस का एक्सेस आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड काफ़ी चीज़ों का ओवरव्यू लिया हमने। एक अभी तो हम जस्ट एक टचअप ले रहे हैं, है ना। मेन काम तो अभी हमारा बाकी ही है, इनको इन डेप्थ चीज़ों को समझना। बाकी आज का लेक्चर ऐसे ही था, बस एक इंट्रोडक्शन देना था आपको मुझे कि क्या डेटाबेसेस होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, फ्लो कैसा होता है, वेब कैसे काम कर रहा होता है डेटाबेसेस के साथ, एपीआईज कैसे कॉल हो रही होती हैं, ओआरएम क्या होता है, मोंगोडीबी का एक टूर लिया। ठीक है, सब बिल्ड करके तैयार रखिएगा अपना। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, हो जाएगा प्रोजेक्ट, बट बहुत कुछ सीखोगे, मज़ा काफ़ी आने वाला है। तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट दैट, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए उनको कि मोंगोडीबी हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं एंड मज़ा आ रहा है काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय गाइस।